अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, और हमारा टॉपिक बेसिकली है ऑडिट सैम्पलिंग मेथडोलॉजी का। तो कोशिश करेंगे कि इस सेशन को थोड़ा सा हम लोग इंटरेक्टिव भी बनाएं। इसको आउटलाइन बेसिकली इसी तरह ही किया गया है कि थोड़ा सा गाइडेंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स के स्टैंडर्ड की जो की टर्मिनोलॉजीज हैं उनको स्टैंडर्ड किस तरह से डिस्क्राइब करता है उसको हमने यहाँ पर एलेबोरेट किया है, उसको डिस्कस करेंगे अब। जी, आई एम ऑडिबल। जी, आई एम ऑडिबल। आई एम ऑडिबल। तो इसमें बेसिकली यही है कि जो इसको जो स्टैंडर्ड डील करता है आइजा 530, उसमें जो की टर्मिनोलॉजीज हैं हम उनको डिस्कस कर रहे होंगे। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में देख रहे होंगे कि सैंपल साइज को कैसे डिटरमिन करना है। दैट्स अ की थिंग फॉर एवरी ऑडिटर्स के हाउ टू फाइंड द सैंपल, कि सैंपल जो ना वो कैसे डिटरमिन करेंगे हम। तो सैम्पलिंग का ऑल्दो के वेरियस टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो नहीं इस यहाँ पर बेसिकली जो डिफरेंट स्टडीज़ को जहन में रखते हुए जो आई कैप का जो मैनुअल है 2012 का, उसको मद्देनजर रखते हुए एक फॉर्मूला जो है डिवाइस किया गया है कि किस तरह से हम लोग मटेरियलिटी को इसको सैंपल साइज को डिटरमिन कर रहे होंगे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सैम्पलिंग मेथडोलॉजी, डिफरेंट जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं जो स्टैंडर्ड ने बताए हैं कि कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि ऑडिटर्स यूज़ करेंगे टू ड्रॉ द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे उन सैंपल्स के ऊपर, तो उसको रिलेटेड प्रोसीजर्स का क्या हमने सारे के सारे जो सैंपल है उसी के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करना है कि सिलेक्टेड सैंपल्स के ऊपर हम लोग प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे या किस तरह से। फिर हम ये देखेंगे कि इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एंड प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट, के जब हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए ऑन द सैंपल, उसके बाद हमें कुछ रिजल्ट्स डिजायर्ड होंगे, कुछ रिजल्ट हमारे पास निकल के सामने आएंगे, वेदर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फाइनेंशियल जो फिगर है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो मटीरियली मिसस्टेटेड है या नहीं है, मिसस्टेटमेंट उसमें आइडेंटिफाई होती है या नहीं होती। बेस्ड अपॉन दैट, बेस्ड अपॉन दोज मिसस्टेटमेंट्स, उनको हमने एवेल्युएट करना है कि इसका क्वांटम क्या होगा इन ऑल पॉपुलेशन, क्योंकि हमने जो जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है फ्रॉम द पॉपुलेशन, दैट उसमें से हमने सैंपल में से हमें कुछ गलतियां, कुछ एरर्स आइडेंटिफाई हुए हैं। हमने ये पॉपुलेट करना है कि अगर तो एक सैंपल के अंदर ये मिसस्टेटमेंट हुई है तो पॉपुलेशन में कितनी हो सकती हैं, तो उसको हम लोग प्रोजेक्ट करके उसको वो देखेंगे उसका क्या आएगा। फिर हम देखेंगे कि ये जो सैम्पलिंग है, जो हमने सैम्पलिंग मेथडोलॉजी को डिस्कस करेंगे, हाउ टू ड्रॉ द सैंपल। फिर हमें डिफरेंट एरियाज के अंदर सैम्पलिंग किस तरह से वो डिटरमिन कर सैंपल कैसे ड्रा कर रहे होंगे, उसको देखेंगे हमने इसको कैसे डॉक्यूमेंट करना है। फिर हम लास्ट में ये चीज़ देख रहे होंगे कि जो क्यूसीआर है वो जब करने आते हैं क्यूसीआर रिव्यूअर, तो वो उनकी बेसिकली ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, वो सैंपल से रिलेटेड, सैम्पलिंग से रिलेटेड क्या चीज़ जो ऑब्जर्व करते हैं, जो पब्लिक एट लार्ज जो अवेलेबल भी है, तो हम उसको देख रहे होंगे कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है जो क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड ने जो अपनी रिपोर्ट के अंदर पब्लिश भी की है। लेट्स मूव टू द स्लाइड। तो इसमें बेसिकली ये है कि अंडरस्टैंड हम लोग करेंगे की टेक्नोलॉजीज के ऊपर, हाउ टू डिजाइन सैंपल साइज, लर्न अबाउट द डिफरेंट सैम्पलिंग सिलेक्शन मेथड्स, सैम्पलिंग को हमने कैसे अप्लाई करना है, वैल्यूएशन क्या होगी, डॉक्यूमेंट कैसे होगा, और उसके रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स क्या होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दैट्स वन द कंसेप्ट के। हम कंसेप्ट पर जाने से पहले सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें कि व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑडिटर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, एनीवन? टू ड्रॉ ओपिनियन, एक्सप्रेस द ओपिनियन, ओपिनियन उसने ड्रॉ करना है कि ओपिनियन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेट करती हैं या नहीं करती। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका वो ये है। अच्छा, जब हम लोग ये कहते हैं कि ओपिनियन ड्रॉ करना है ऑडिटर ने, और ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है और रिपोर्ट देनी है उसने, तो डेफिनेटली डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ऑडिट रिपोर्ट के। उन ऑडिट रिपोर्ट के जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स में अगर हम लोग एक कंपोनेंट की तरफ चले, दैट्स द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी।
वहां पर एक ऑल्दो के स्टैंडर्ड पैराग्राफ है जो कि आइजा 700 ने बताया है, वो एज इट इज वो वहां पर चीज आ रही है, लेकिन उसके की वर्ड्स क्या हैं? उसके की वर्ड्स बेसिकली यही हैं कि ऑडिट इज नॉट द गारंटी, इट्स द रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, हाई लेवल एश्योरेंस है। जब हम ये कहते हैं इट इज नॉट गारंटी, इट इज द हाई लेवल एश्योरेंस, इट्स मीन कि ऑडिटर से एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो 100% ऑडिट परफॉर्म करेगा। मीन्स कि डेफिनेटली जब उसके पास एक पॉपुलेशन होगी, एक अकाउंट हेड जिस पर उसने टेस्ट परफॉर्म करना है, तो उस पर उसने सैंपल ड्रॉ करना है। तो इसलिए सैम्पलिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सैंपल के हम लोग सैंपल ड्रॉ कैसे कर रहे हैं, व्हाट इज़ अ सैंपल, तो उस पर सैम्पलिंग किस तरह से ड्रॉ हो रही। तो इसलिए जो ऑडिटर्स अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज़ बता रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने जो इसको हाई लेवल एश्योरेंस एंगेजमेंट हम दे रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही है। तो इसका मतलब ये है कि उसको कंप्लाई करते हुए हमने सैम्पलिंग को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है। सर उसमें वो चीज पैराग्राफ के अंदर रीजनेबल एश्योरेंस को कहता है हाई लेवल ऑफ इंश्योरेंस, नॉट द गारंटी। जो एक पैराग्राफ है ना उसका, वहां पर ये चीज वो चीज रीजनेबल इंश्योरेंस को डिफाइन करता है, रीजनेबल इंश्योरेंस इज हाई लेवल इंश्योरेंस बट नॉट द गारंटी। उसके एग्जैक्टली वर्ड्स की आ रहे हैं। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि इट्स द हाई लेवल इंश्योरेंस या रीजनेबल इंश्योरेंस एंगेजमेंट है और हमने 100% हमसे एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब सैम्पलिंग का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पहला आ गया कि भाई हमने पॉपुलेशन में से 100% लेस देन 100% वो होगा तो हमने इसको चीज करेंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में से पहली कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि हम लोग जो ऑडिट अप्लाई कर रहे होंगे लेस देन द 100% जो होंगी आइटम इन द पॉपुलेशन, उस पर हम लोग टेस्ट कर रहे होंगे। जो एक और ब्यूटी जो ऑडिट सैम्पलिंग मेथडोलॉजी है, जो ऑडिट सैम्पलिंग जो टूल जो डिफरेंट जो मेथड्स हैं, वो चीज़ या ऑडिट सैम्पलिंग है जो स्टैंडर्ड है, वो चीज़ बता रहा होता है कि जब आप सैंपल ड्रॉ करें तो जो ईच आइटम इन पॉपुलेशन है हैव द इक्वल चांस या द फेयर चांस ऑफ सिलेक्शन होनी चाहिए। कोई जजमेंटल इस तरह से ना हो जाए कि हम एक सर्टेन सेगमेंट को तो हम लोग टेस्ट कर लें और एक अदर सेगमेंट को हम लोग इग्नोर कर दें। जस्ट लाइक अगर हम लोग फॉर एग्जांपल स्टार्टिफाई करते हैं एक सर्टेन इंफॉर्मेशन को, सर्टेन पॉपुलेशन को, कहते हैं 90% हम लोग हाई वैल्यू आइटम उठा लें और 10% लो वैल्यू होगी। हमने जब 90% हाई वैल्यू आइटम से हमने सिलेक्ट कर लिया, 10% को हम लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो मे बी देर में भी द चांस कि जो 10% जो हमने छोड़ दिया है दैट विद मटीरियल हो, उसमें कोई एंट्री ऐसी हो जो कि फिक्टिशियस हो, मे बी ओवरस्टेटेड हो, मे बी जो इस तरह की चीज हो कि जो कि स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हुए ना उसको इंकॉर्पोरेट किया गया हो, तो देयर इज चांस कि भाई उसमें कोई इस एरर का हो। तो इसलिए स्टैंडर्ड कहता है कि जब भी आप सिलेक्शन कर रहे हो, सैंपल ड्रॉ कर रहे हो, तो ईच आइटम इन द पॉपुलेशन हैव द इक्वल चांस या फेयर चांस होना चाहिए सिलेक्शन का। तो हम उसको भी देख रहे होंगे किस तरह से है। जब हम लोग एक सैंपल ड्रॉ कर लिया, तो अब उसके पास ऑडिटर के पास क्या ऑप्शंस हैं इनके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करने हैं। डिफरेंट प्रोसीजर्स जो अवेलेबल हैं, जो प्रिस्क्राइब किए हैं स्टैंडर्ड्स ने, प्रैक्टिस ने, ऑडिटर क्या करेगा, उन प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करेगा, अप्लाई करेगा ऑन द सिलेक्टेड सैंपल आइटम्स के ऊपर। तो उसको ऊपर जब जैसे ही वो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, उसको फिर रिजल्ट्स निकल के सामने आएंगे। ऑडिटर्स के पास रिजल्ट्स होंगे कि वेदर देयर इज द मिसस्टेटमेंट और नॉट, वो उसको इवेल्युएट कर रहा होगा। फिर उसके बाद कह रहा होगा कि भाई उसी की बेस के ऊपर जैसे ही उसने प्रोसीजर परफॉर्म किए, एक रिजल्ट उसके पास सामने आया, चाहे वो सेटिस्फाई हो जाए कि ऑल जो सैंपल उसने ड्रॉ किया है सेटिस्फैक्टरली जो रिकॉर्डेड है इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसमें किसी किस्म की कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, ऑडिटर एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है। तो ये सैंपलिंग ड्रॉ की, सैंपलिंग और प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, उन प्रोसीजर्स की बेस के ऊपर उसने रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स को इवेल्युएट किया और फिर उसके बाद कंक्लूजन उसने ड्रॉ की इसकी। जो की टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज के जब हम लोग सैम्पलिंग का जो वर्किंग पेपर है उसको भी देख रहे होंगे, जो हम लोग प्लानिंग स्टेज में हम लोग सैम्पलिंग मेथडोलॉजी को डॉक्यूमेंट करेंगे, उसके अंदर भी कुछ की टर्मिनोलॉजीज आएंगी। जब हम सैंपल को इवेल्युएट कर रहे होंगे तो उस टाइम पर भी की टर्मिनोलॉजीज को हम लोग बार बार यूज़ कर रहे होंगे,
दैट्स वाई उन की टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है ताकि हम लोग एक दफा से जस्ट इसको गो थ्रू कर लें। पॉपुलेशन सिंपल है कि जिस एरिया पर टेस्ट करना है उसकी ईच आइटम, जो आइटम्स हैं मिलकर कलेक्टिवली कॉल पॉपुलेशन, जिसके ऊपर हमने टेस्ट परफॉर्म करना है, जहां से हमने सैंपल ड्रॉ करना है। मे बी सेल्स जितना भी है, रेवेन्यू है, जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है मैनेजमेंट ने ड्यूरिंग द ईयर, तो ईच आइटम जो मिलके जो क्या बना रही है पॉपुलेशन। फिर उसके बाद है सैम्पलिंग रिस्क। एक की टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि मे बी शायद कोई इस तरह को कोई सैंपल ना ड्रॉ करे ऑडिटर कि जो कि उसके बाद फिर जब रिजल्ट जब जैसे उसका वो सैंपल ड्रॉ करेगा उसके बाद उसने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, उसके बाद फिर उसने कंक्लूजन ड्रॉ करनी है। तो देयर में भी द चांस कि जो कंक्लूजन ड्रॉ करने जा रहा है ऑडिटर वो बेसिकली रिफ्लेक्टिव ही ना हो पॉपुलेशन का। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक सैंपल सेलेक्ट किया ऑडिटर ने, उसकी बेस के ऊपर उसको लगा कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग फाइन, उसने कंक्लूड किया कि देयर इज नो मिसस्टेटमेंट, लेकिन एक्चुअली क्या है कि देयर आर चांसेस कि वो अदर एरियाज के अंदर को कुछ ना कुछ मिसस्टेटमेंट, ओवरली मटेरियली मिसस्टेटेड वो बैलेंसेस हों। या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ऑडिटर ने सैंपल ड्रॉ किया, सैंपल में उसको ये लगा कि ये सैंपल तो मटेरियली मिसस्टेटेड है, और उसने क्या कह दिया, उसने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि ओवरऑल पॉपुलेशन में ही ये एरर होगा, लेकिन एक्चुअली क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ एरर कहाँ था, सैंपल में था, नॉट इन द अदर पॉपुलेशन, नॉट रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में नहीं था इसमें। तो उसको रिस्क को कैसे कवर, दैट द सैम्पलिंग रिस्क। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी यूज होती है एनोमली की। एनोमली इज द की एलिमेंट जो कि आपको हेल्प करती है टू रिड्यूस द सैंपल रिस्क। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई एक ऐसी आइटम थी, कोई पॉपुलेशन में कोई ऐसी आइटम थी जो कि रिप्रेजेंट कर रही है दिस इज एन एनोमली, you have to account for that element while the projecting the misstatements कि ये जो अनोमली है इसको हमने कैसे एक्सक्लूड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अनोमली क्या होगी, जैसे फॉर एग्जांपल जो आप रेवेन्यू को टेस्ट कर रहे हैं, आपने एक सेल्स ट्रांजैक्शन को रिव्यू किया, आपने देखा कि वो मैनेजमेंट ने बुक की है अगेंस्ट एबीसी एक कस्टमर के अगेंस्ट, एक्चुअली वो एबीसी कस्टमर नहीं है, वो XYZ कस्टमर है। अब अगेन मिसस्टेटमेंट तो आपको नजर आ गई कि ठीक है ये रेवेन्यू जो ना नॉट रिलेटेड टू एबीसी है लेकिन XYZ है। अब क्या इसकी बेस पर जब मैं इसको इवेल्युएट करूंगा ओवरऑल ऑल पॉपुलेशन, तो वो रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, मे बी शायद वो रिफ्लेक्टिव ना हो। क्यों? चाहे वो मैनेजमेंट एबीसी वेंडर के अगेंस्ट कस्टमर के अगेंस्ट बुक करे या XYZ के, रहना उसने कहां पर है, रेवेन्यू में। जब हम मिस स्टेटमेंट को ओवरऑल पॉपुलेशन पर पॉपुलेट करने की, प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, मे बी शायद वो रिफ्लेक्टिव ना हो, तो मे बी शायद एक एरर आ जाए, सैम्पलिंग रिस्क का एक चांस इसमें हो। तो ये वाला जो एरर है, जो मिस स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई हुई है, आपको ये देखना है कि कहीं ये अनोमली तो नहीं है। यू हैव टू एक्सक्लूड दैट अनोमली फ्रॉम योर मिस स्टेटमेंट, देन यू हैव टू प्रोजेक्ट दीज रिजल्ट्स। सर जब आप रिजल्ट्स को सैंपल के ऊपर ड्रॉ उसमें किया, आपने रिजल्ट्स परफॉर्म किए हैं, उसके ऊपर उसमें प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, रिजल्ट आए हैं, तो वो आपको आइडेंटिफाई बताएगा कि अनोमली है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी कि सेल चाहे एबीसी पार्टी की हो चाहे XYZ की, रहना उसने कहाँ पर, रेवेन्यू में ही है, पॉपुलेशन के अंदर ही रहना है उसने। तो जब हम ये कहते हैं कि अनोमली है कि भाई ये एबीसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं XYZ के अगेंस्ट जाना चाहिए, जब मैं उसको प्रोजेक्ट करूंगा ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर, तो वो तो फिर रिजल्ट रिफ्लेक्टिव नहीं रहेगा, मुझे इसको एक्सक्लूड करना है फ्रॉम द। सर देखिए जब आप प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, एग्जैक्टली वो नेचर बताएगी उसकी, कि वो नेचर बताएगी कि वो अनोमली है कि नहीं। इस इंफॉर्मेशन जब पता चल जाती है कि वो क्या किस तरह से, एग्जैक्टली एग्जैक्टली जैसे स्टैंडर्ड जो है वो एक और एग्जांपल देता है, उसके अंदर 530 के अंदर भी उसने बताई है
कि जब आप प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो टू वेरीफाई द बैंकिंग ट्रांजेक्शन चेक्स को कर रहे हो, तो उसमें कोई वाइड ट्रांजेक्शन आ जाती है, कोई चेक वाइड हो गया, तो उसको भी कहता है ये नॉर्मली यू हैव टू एक्सक्लूड दैट वन। तो वो जो भी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन होगी उसकी बेस के ऊपर आप डिटरमिन कर रहे होंगे ये किस तरह से। दो दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि रेपिटेटिवली यूज होंगी फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड। वन इज द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट एंड अदर इज द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन फॉर द डेफिनेटली टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है, तो उसमें ऑडिटर्स ने एक डिफाइन करना है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपके लिए क्या चीज़ कितना जो रेट ऑफ डेविएशन है वो टॉलरेबल आपके लिए होगा, वो आप डिटरमिन करते हैं आप। फिर उसके बाद टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट है, एक थ्रेशोल्ड है जो ऑडिटर सेट करता है एट द प्लानिंग स्टेज अलोंग विद द मटीरियलिटी कि आपके लिए टॉलरेबल एरर क्या होगा या आप कितना एरर जो है टॉलरेबल आपके लिए होगा। उसमें स्टैंडर्ड ने जो गाइड किया है उसमें दो चीज़ें उसने गाइड की। एक चीज़ वही कहता है कि आप टॉलरेबल जो एरर है उसको कह सकते हैं कि ये इक्वल टू परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है, जो आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैलकुलेट की है उसको आप कंसिडर कर लेंगे ये कि आपकी टॉलरेबल एरर है, मतलब ये आपका टॉलरेबल एरर जो रेट जो ना ये चीज़ आएगी। या फिर वो कहता है कि आप कोई और लेवल सेट कर लें दैट इज द बिलो द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, मे बी 50% ऑफ टोटल मटेरियलिटी 30। इट्स ऑल अबाउट द ऑडिटर्स जजमेंट के उसको कैसे उसको लेके चलता है। लेकिन वो कहता है कि ऑडिटर के पास चॉइस है कि वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटीज को लेके चल ले या लोअर देन द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को कंसिडर कर रहा हो। अब हमने ये जो की टर्मिनोलॉजीज हमने देखी हैं कि टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या है, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या थी, एनोमली वो क्या थी। अब उन्हीं की बेस के ऊपर उन्हीं टर्मिनोलॉजीज को हम लोग वन बाय वन आगे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हाउ टू कंप्यूट द सैंपल साइज, कि सैंपल जो है ना वो कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये क्या होगा। अब जब स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने सैंपल साइज को डिटरमिन करना है, सैंपल साइज को डिटरमिन करना है, तो उसके लिए वो कहता है कि टॉलरेबल जो एरर है उसको आप बेंचमार्क उसको स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई उसको कंसिडर करें टू डिटरमिन टू कंप्यूट द सैंपल साइज। तो उसमें जो टॉलरेबल एरर का भी मैंने डिस्कस किया कि वो कहता है कि यहाँ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को कंसिडर कर लेंगे या उससे कुछ लोअर फिगर भी कुछ हो सकती है इसकी। तो अब इसमें जो इसका सैंपल साइज का जो कंपटीशन होगी कि हम इसको कैसे कंप्यूट करेंगे, वो आएगी पॉपुलेशन साइज, उसको हम डिवाइड कर रहे होंगे जो टॉलरेबल एरर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे रिलायबिलिटी फैक्टर आर फैक्टर। अब ये आर फैक्टर बेसिकली क्या है, क्योंकि आपको पॉपुलेशन साइज डेफिनेटली जिस अकाउंट हेड को आपने टेस्ट करना है तो वो आपकी क्या है, वो पॉपुलेशन साइज आ गया, वो पॉपुलेशन आ गई आपकी। टॉलरेबल एरर आपने क्या किया, एट द स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट आपने डिटरमिन कर लिया, जैसे ही मटीरियलिटी आपने कंप्यूट की उसके साथ ही आपने टॉलरेबल एरर भी डिफाइन कर दिया। आपको ये दो चीजें तो मिल गई। अब थर्ड वन इज द रिलायबिलिटी फैक्टर, कि रिलायबिलिटी फैक्टर बेसिकली क्या है। अब इसमें जो आई कैप का जो ऑडिट प्रैक्टिस मैनुअल है उसके अंदर इसकी जो वर्किंग है, इसका टेबल है वो गिवन है, और वहां पर उसने चीज बताई हुई है कि ऑडिटर का डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस क्या होगा, ऑडिटर्स क्या एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम द पॉपुलेशन के एरर्स होंगे या नहीं होंगे। उनकी बेस के ऊपर उसने एक फैक्टर जो है दिया हुआ है प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर, उसी प्रैक्टिस मैनुअल में कोई वैल्यू होगी वो बेस कर रही होगी कंप्लीटली बेस कर रही होगी कि आपका डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस क्या है। आपने सब्सटेंशियल अश्योरेंस लेनी है, मॉडरेट है, लिटिल है, आपका डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस क्या क्या होगा। और अगेन डेफिनेटली वो जब आप जब रिस्क असेसमेंट कर रहे होंगे तो उस टाइम आपने डिटरमिन कर लिया होगा कि आपका इस एरिया के ऊपर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या होगा। उसी की बेस के ऊपर आप यहाँ पर डिटरमिन करेंगे कि डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस आपकी क्या है। जब आप ये डिटरमिन कर लेंगे आपका आपने मॉडरेट एश्योरेंस लेनी है तो डेफिनेटली रिलायबिलिटी फैक्टर में उसका फैक्टर डिफरेंट है। आप जो कहते हैं सब्सटेंशियल मैंने एश्योरेंस लेनी है तो उसका डेफिनेटली फैक्टर डिफरेंट है। लिटिल एश्योरेंस के लिए क्या है, इसका फैक्टर डिफरेंट इसका है। लेकिन साइज उसकी डिटर्मिनेशन क्या होगा, वो ऐसे ही आ रही होगी, पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय टॉलरेबल एरर इनटू द आर फैक्टर। अब आर फैक्टर का टेबल है वो भी हम लोग आगे जाकर उसको देख रहे होंगे कि उनकी
जो फैक्टर में जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या होंगी, उसकी बेस के ऊपर सैंपल साइज में क्या फर्क इसमें ना वो आएगा। अच्छा, एक से जस्ट गिविंग द वन थिंग कि इस जो फॉर्मूले में 3 एलिमेंट यूज हो रहे हैं। पॉपुलेशन साइज ये तो कांस्टेंट रहेगा, जब आप ऑडिट करने गए हैं तो डेफिनेटली आपको मैनेजमेंट ने कहा कि ये सेल्स का डाटा है, तो पॉपुलेशन साइज तो आपके पास आ गई। अब टॉलरेबल एरर और आर फैक्टर, ये ऑडिटर्स की तरफ से ये चीज वो आ रही है जी, ये कैलकुलेट करेंगे। अब ये सैंपल साइज हमने कहा कि डिटर्मिनेशन इस फॉर्मूले के तहत होगी। अब सैंपल साइज ज्यादा कब होगा, सैंपल साइज कम कब होगा, तो उस पर स्टैंडर्ड डिफरेंट फैक्टर्स बताएं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर डिटरमिन कर रहे होंगे कि आपका सैंपल साइज ज्यादा होगा, आपको ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को ऑडिट करना है, कि सैंपल साइज छोटा होगा, आपको कम ट्रांजेक्शन ऑडिट करनी पड़ेगी। तो उसमें पहला सबसे पहले कहता है कि ऑडिटर्स का जो रिस्क असेसमेंट क्या है, उसकी रिस्क जो उसकी मटेरियल स्टेटमेंट के असेसमेंट क्या है उसकी। अगर वो कहता है कि ये हाई रिस्क की आइटम है तो डेफिनेटली आपको सैंपल साइज क्या करेंगे, आप ज्यादा होगा आपका। आप कहते हैं कि नहीं, आपके जो जो अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं आप उसके ऊपर जा रहे होंगे, तो इसका मतलब ये होगा इस प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए जो मैं सैंपल ड्रा करूंगा वो क्या होगा, मुझे सैंपल साइज रिड्यूस करूंगा क्योंकि मैं अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म उस पर कर रहा हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कि आपको कंफर्ट वहां से मिल रही है दूसरे प्रोसीजर से, तो आप क्या कर रहे हैं कि यहां पर इस एरिया के लिए सिलेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपना सैंपल साइज को रिड्यूस कर रहे हैं। एनीवन कैन गिव द एग्जांपल कि भाई यहां ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई एक आप टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर क्या है कि आप कह रहे हैं कि सैंपल साइज छोटा हो, लेकिन जो दूसरा आप साथ साथ ये कह रहे हैं कि मैंने दूसरा एरिया है वहां पर मैं अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाकर एश्योरेंस ले लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन है, हम कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन क्या है कि भाई मुझे क्वार्टरली चारों क्वार्टर के ऊपर कैलकुलेशन खुद से रीपरफॉर्मेंस करनी चाहिए, कि या फिर ये है कि मैं यूं करूं कि मैनेजमेंट को कहूं कि उनके पास रेगुलरली क्वार्टरली जो बैंक है वो मार्कअप लेटर इशू करता है, या फिर ये है कि बैंक जो है वो कॉन्फर्मेशन में वो बैलेंस को कंफर्म कर देता है। अब ये डिफरेंट प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं टू वेरीफाई द बैलेंस। अब उसमें मैंने चारों क्वार्टर्स का सैंपल को उठाना है, एक सैंपल को मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, इट्स कंप्लीटली डिपेंड कि मैं अदर प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ अदर प्रोसीजर में मेरे पास मार्कअप लेटर्स भी हैं तो मे बी शायद 1 और 2 क्वार्टर के ऊपर मैं उसको रीपरफॉर्मेंस करके देख लूँ कि मैनेजमेंट ने इसको कैलकुलेट ठीक तरीके से बुक किया है या उसकी उसमें कुछ अनोमली या कोई एरर उसके अंदर आ रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे। नो वरी सर। नो वरी सर। ओ श्योर सर। अब उसमें हमने भी ये कही कि डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस, हमने ये चीज कहा जब हमने आर फैक्टर को हम डिस्कस कर रहे थे कि आर फैक्टर कंप्लीटली डिपेंडेंट है कि हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस क्या है, क्योंकि एक आर फैक्टर का एक टेबल है वो जो बताता है कि आपका डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस क्या होगा। वहां हमने डिस्कस किया कि सब्सटेंशियल है, मॉडरेट है, लिटिल है, आपको अश्योरेंस किस तरह की रिक्वायर्ड। आप कहते हैं कि ज्यादा अश्योरेंस मुझे चाहिए तो इसको डेफिनेटली आपका सैंपल साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि आपका आर फैक्टर का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज होगी तो आपका सैंपल साइज बढ़ जाएगा। इसी तरह टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट है, वो अगर इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली क्या है कि जो ना इसमें वो सैंपल साइज इंक्रीज कर देगी। फिर उसके बाद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ द मिसस्टेटमेंट, आपने प्रोसीजर परफॉर्म किए और आपको ये लगा कि यार ये तो गलतियां इसमें तो काफ़ी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यू विल रिकंसिडर कि आपको अपना सैंपल साइज को रिविजिट करने रिकम्प्यूट करने की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपने पहले ये देखा था कि आपको लिटिल अश्योरेंस रिक्वायर्ड है, उसकी बेस पर आर फैक्टर की वैल्यू एक आ गई, लेकिन आपने रिजल्ट परफॉर्म किए, रिजल्ट आए कि इसमें मिसस्टेटमेंट्स हैं, तो मे बी आपके जो डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस वो लिटिल से बढ़कर जो है ना मॉडरेट या सब्सटेंशियल हो जाए, तो उसकी बेस के ऊपर आपका सैंपल साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां तक अभी हमने देखा है कि सैंपल साइज कंप्यूट कैसे करेंगे, हमने उसका एक अर्थमेटिक फॉर्मूला देखा,
हमने देखा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करेंगे कि आपका सैंपल साइज क्या होना चाहिए। हमने वो चीज देखी। अब हमने ये चीज देख लिया कि ठीक है, सैंपल साइज हमने कंप्यूट कर लिया कि नाउ दिस इज दीज आर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, मे बी 250, 300, मे बी 100, जो भी आपका एक जो साइज निकला है। अब उसको हमने पॉपुलेशन में सिलेक्ट कैसे करना है कि कौन सी 100 ट्रांजेक्शन, पहली 100 ट्रांजेक्शन, दरमियान वाली 100 ट्रांजेक्शन को, कि लास्ट मंथ वाली ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करना है। हम कैसे उसको ट्रांजेक्शन को पॉपुलेशन से निकालेंगे या कैसे उसको हम ड्रॉ करेंगे उसका। अब उसमें सिलेक्शन मेथड्स हैं जो कि स्टैंडर्ड ने हमें बताए हैं। 5 डिफरेंट जो सिलेक्शन मेथड्स हैं जो कि स्टैंडर्ड के अंदर गिवन है। रैंडम सिलेक्शन है, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग है, ब्लॉक सिलेक्शन है, हैफेजर्ड है और सिस्टमेटिक सिलेक्शन है। ये 5 मेथड्स हैं। अब इसमें यह क्या है कि कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन जो ये वाला मेथड है ब्लॉक सिलेक्शन, तो इसके ऊपर स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली कहा है कि ये रिकमेंडेबल नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द खास एक ब्लॉक के लिए आप यूज कर रहे हैं। मे बी आप कहते हैं मैंने मार्च के महीने की सेल्स को टेस्ट करना है। अब जब आप मार्च के महीने की सेल्स को टेस्ट कर रहे होंगे तो बाकी 11 महीने की ट्रांजेक्शन को क्या होगा। तो इसलिए क्या स्टैंडर्ड कहता है कि ये वाला मेथड जो है ना, मे भी शायद किसी सिचुएशन में आपको लगे कि ये चीज अप्रोप्रिएट है, लेकिन नॉट रिकमेंडेबल। बाकी जो चारों मेथड्स हैं वो यूज होते हैं। अब उनको कैसे ये है, सबसे पहले देखते हैं रैंडम सिलेक्शन का। रैंडम सिलेक्शन बेसिकली क्या है कि आपने ये देख लिया कि आपके पास ट्रांजेक्शन जो सैंपल साइज निकाला आपने, फॉर एग्जांपल 100 ट्रांजेक्शन थी। 100 ट्रांजेक्शन आपने पॉपुलेशन में से कैसे लेनी है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन लेनी है आपने। उसमें एक टूल अवेलेबल है रैंडम नंबर जनरेटर का, कि उसके थ्रू जो है ना आप 100 ट्रांजेक्शन जो है ना वो निकाल लें इसका। दूसरा है मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। इट्स अ टाइप ऑफ द वैल्यूएटेड सिलेक्शन का है, कि जिसमें आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं, जो वैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन में जो सारी की सारी क्या मॉनिटरी टर्म्स के अंदर ही हो रही होती है। तो मॉनिटरी टर्म्स के अंदर ही, वैल्यू के अंदर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सिलेक्शन कर रहे होते हैं। 100 ट्रांजेक्शन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इसकी ब्लॉक की हमने डिस्कस कर लिया। सिस्टमेटिक सिलेक्शन है। सिस्टमेटिक सिलेक्शन में क्या है कि यहां पर हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स जो है, आइटम्स हैं इन द पॉपुलेशन, उनको कंसिडर करेंगे टू ड्रॉ द सैंपल। जैसे फॉर एग्जांपल हम nth नंबर ट्रांजेक्शन निकालेंगे। nth नंबर का मतलब क्या है कि आप पॉपुलेशन साइज जो है उसको डिवाइड कर दें आपका सैंपल साइज के साथ। पॉपुलेशन साइज फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरा जो पॉपुलेशन है दैट 1000 ट्रांजेक्शन हैं इस पॉपुलेशन के अंदर, और आपने सैंपल साइज निकाला वो 100 निकला, तो 1000 डिवाइड बाय 100 10 आ गया। एवरी 10th ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे। दिस इज अ सिस्टमैटिक वे कि आप सिलेक्शन करेंगे इररिस्पेक्टिव उसकी वैल्यू कितनी है, कि आपने उसकी ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर लेना आपने। तो ये इसमें क्या हो गया कि फेयर चांस आ गया, इक्वल चांस आ गया जो आइटम्स हैं इन पॉपुलेशन को सिलेक्ट होने का। तो जो स्टैंडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी सैम्पलिंग की, कि आपके पास फेयर चांस होना चाहिए टू सिलेक्ट द जो आइटम्स इन द सैंपल। जी 1000 पॉपुलेशन थी, 100 हमारा सैंपल साइज था, 1000 डिवाइड बाय 100। हाँ जी, मतलब एक हाइपोथेटिक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 100 हमने एक सैंपल साइज डिटरमिन किया, पॉपुलेशन हमें पता थी वो 1000 थी, तो उसे हमने एक n नंबर निकाली, उसकी बेस पर हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। इसकी हैफेजर्ड है। हैफेजर्ड कंप्लीटली जो है वो ऑडिटर्स की जजमेंट पे है कि कौन सी 100 ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करनी है उसने। ठीक है, तो ये जो है ना वो विदाउट स्ट्रक्चर टेक्निक्स वो होती है इसकी। तो ये 5 सिलेक्शन जो मेथड्स हैं सैम्पलिंग के, जो स्टैंडर्ड ने यहाँ बताए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज है कि हो सकता है कि आप एक या एक से ज्यादा सैम्पलिंग मेथड को यूज कर रहे हो। स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि एक या एक से ज्यादा आप सैम्पलिंग मेथड्स को यूज कर सकते हैं। आपका एक तो डेफिनेटली करना ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू वेटेड सिलेक्शन में आप कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से अबव वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको मैंने 100% सिलेक्ट करना ही करना है, क्योंकि मेरी रिस्क असेसमेंट है, उसकी बेस के ऊपर मैं ये डिटरमिन कर रहा हूं कि मेरा रिस्क थोड़ा सा इसमें हाई है, या मैंने इसमें ये करना है कि मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से अबव जितनी ट्रांजेक्शन उनको मैंने सेलेक्ट करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल वो निकल आई 50 के 50 के करीब ट्रांजेक्शन थी जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से अबव थी, वो मैंने सेलेक्ट कर ली अपनी जजमेंट यूज करते। जी एग्जैक्टली
अमाउंट्स को आप कंसीडर करेंगे, ये थ्रेशोल्ड अमाउंट्स। हाँ जी, थ्रेशोल्ड जो पहला जो बेंचमार्क है ना, वो मैंने सेट किया परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, दैट्स द वैल्यू। क्या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से अबव वाली तीन ट्रांजेक्शन, उसको मैंने कहा है कि जो मैंने ट्रांजेक्शन सेलेक्ट की हैं वो 50 है। तो मेरा सैंपल साइज था 100, 50 मैंने निकाली ट्रांजेक्शन के परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से अबव वाली ट्रांजेक्शन है, उनको तो मैंने टेस्ट करना ही करना है, मैंने वैल्यूएटेड सिलेक्शन कर ली। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 50 ट्रांजेक्शन, उनके ऊपर मैंने कहा कि ठीक है, इस पर मैंने मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग लगा दूं, इस पर मैं रैंडम सिलेक्शन लगा दूं, इस पर मैं चीज कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड कहता है कि आप मल्टीपल ये जो मेथड्स हैं उनको यूज कर सकते हैं उसको। यही यहाँ पे चीज बताइए कि मोर देन वन सैम्पलिंग मेथड कैन यू अप्लाई टू द सेम पॉपुलेशन। पहले यही है कि पहले आप जो ना एक मेथड खास तरह के सेट ऑफ या स्ट्राटिफिकेशन आपने की है उसकी डाटा को स्ट्राटिफाई कर लिया आपने। डाटा को स्ट्राटिफाई किया टू पार्ट्स में। हमने कहा कि वो डाटा जो परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी से अबव है और वो डाटा जो परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी से बिलो है, हमने स्ट्राटिफाई कर लिया। हमने कहा कि परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी से अबव वाले के ऊपर मैंने एक मेथड लगा दिया और जो परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी से बिलो है वहां पर मैंने एक दूसरा मेथड जो है ना उसको अप्लाई कर दिया उसको। अच्छा, इसमें इसमें ये चीज है कि जो भी हम लोग मेथड यूज करें, जो भी हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, वी हैव टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग। जब तक हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो है ना वो चीज कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसका इस एंगेजमेंट से कोई भी लिंक नहीं है, वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा कि आपने ये सैंपल को ड्रॉ कैसे किया इसको। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एक डॉक्यूमेंट में कहीं पर जाकर आपने ये चीज लिखी कि मैंने मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग करनी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग है तो व्हाई द वैल्यूएटेड सिलेक्शन, क्या आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से अबव वाले सिलेक्ट कर लिए, फिर आपने उनको जो है इस मेथड पे क्यों नहीं लेके आए। जो भी आपकी अप्रोच होगी आपको उसको डॉक्यूमेंट करना है उसको। यस डेफिनेटली। अब इसमें जो हमने ये चीज देख ली कि हाउ टू कंप्यूट द सैंपल साइज, के सैंपल साइज कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वो सैंपल साइज कब ज्यादा होगा, कब उसका साइज बढ़ भी सकता है उसका, हमने वो चीज भी देख ली इसकी। हमने डिफरेंट मेथड हैं वो भी देख लिए कि हाउ टू डिटरमिन हाउ टू ड्रॉ द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, हमने वो भी देख लिया कि कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब जब हमने ये चीज देख ली कि पॉपुलेशन में से हमने 100 ट्रांजेक्शन निकाल ली, तो डेफिनेटली ऑडिटर्स के पास अब क्या ऑप्शंस हैं, अब उस पर क्या करना, उसने उस पर प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। जो भी प्रोसीजर्स उसने डिफाइन किए हुए हैं, चाहे वो कंफर्मेशन के लिए है, चाहे वो रिकैलकुलेशन है, रीपरफॉर्मेंस उसकी वो आएगी, उसकी ऑब्जर्वेशन उसकी है, व्हाट्सएवर जो भी प्रोसीजर्स जो स्टैंडर्ड हमें कहे हैं, जो आपके ऑडिट प्रोग्राम के अंदर मेंशन है कि आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है, उन 100 ट्रांजेक्शन के ऊपर मैं परफॉर्म करूंगा। जब कहीं ऐसा पॉसिबल है कि मैंने 100 ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर ली, तो मैं ये कहूँ कि चलो ठीक है, यूं करते हैं कि 80 ट्रांजेक्शन को मैं टेस्ट कर लेता हूँ, 20 रहने देता हूँ। या मैनेजमेंट ने मैंने उसको रिक्वेजिशन दी मैनेजमेंट को कि ये मुझे 100 वॉचर्स चाहिए। मैनेजमेंट ने आपको कहा कि यार इस तरह करो, चलो ये 90 ले लो, ये 10 छोड़ दो, खैर है। क्या ऑडिटर कर सकता है ऐसे? कोई ऑडिटर कर सकता है ऐसे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ की है। हम ये तो नहीं कर सकते ना कि सैंपल की भी सैंपलिंग कर दें। हम ये कहेंगे यार ठीक है 100 तो सैंपल निकल आया, मैं उसमें से भी सैंपलिंग कर लूँ कि भाई नहीं ठीक है 90 ट्रांजेक्शन कर लूँ, इट्स ओके। स्टैंडर्ड कहता है कि आपने जो सैंपल निकाला है तो आपने उन सैंपल के ऊपर अपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। सॉरी, वो नंबर देगा हमें, ठीक है। ये जी नहीं, ये जो भी फॉर्मूला बताया ये नंबर बताएगा आपको। इस नंबर की बेस के ऊपर ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपने सेलेक्ट करनी है। हमने कहा कि 100 ट्रांजेक्शन के लिए मैंने रिक्वेजिशन दी क्लाइंट को कि मुझे ये आप वॉचर्स इनवाइसेस वगैरह प्रोवाइड कर दें। क्लाइंट ने हमें कह दिया कि 95 ठीक है, 95 आप वॉचर्स इनवाइसेस ले लो, 5 छोड़ दो। क्या ऑडिटर कर सकता है ऐसे? ऑडिटर्स ने 100 ट्रांजेक्शन सेलेक्ट किए हैं, मैनेजमेंट ने कहा कि भाई ये 95 ट्रांजेक्शन तो ठीक है, 5 ट्रांजेक्शन वो हैं जो कि बाद में जो है ना वो कैंसिल हो गई थी, रिवर्स हो गई थी, ड्यू टू द सर्टेन रीजन कैंसिल हो गई थी। फिर ऑडिटर क्या करे? वो तो कह दिया उसने कि भाई ये तो वाइड ट्रांजेक्शन होगी, कैंसिल होगी।
फिर क्या करना चाहिए? फिर उसमें यही है कि भाई उसके ऑल्टरनेट में जो 5 ट्रांजेक्शन है, स्टैंडर्ड कहता है आप उनको सिलेक्ट करें। आप आपने जो डिटरमाइन कर लिया 100 का साइज, वो तो आपने अचीव करना ही करना है बाई ऑल मीन्स। आपका ऑप्शन नहीं है कि आप ये करें कि 100 का साइज निकाला है और आप 95 को टेस्ट कर दें, 5 को छोड़ दें। अगर तो वो किसी वजह से जो भी रीजन क्लाइंट दे रहा है कि ये ट्रांजेक्शन थी, ये रेक्टिफिकेशन हो गया है, इसकी एंट्री पोस्ट हो गई है और ये सिर्फ एक वाइट ट्रांजेक्शन थी, उसके एवज जो भी 5 ट्रांजेक्शन होगी वो हमने सेलेक्ट करनी है ताकि नंबर 100 का पूरा होगा इसके। आइटम आ रही उसके बाद वो वाउचर है वो कैंसिल हो गया या कुछ और हो गया है, then you take the first one. एग्जैक्टली 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 ऐसे ही। तो अब हमने 100 की जो रिक्वेजिशन थी वो क्लाइंट को दे दी, क्लाइंट ने हमें वॉचर्स दे दिए, हमने उसके ऊपर प्रोसीजर्स जो है ना परफॉर्म करना शुरू किए, हमने प्रोसीजर परफॉर्म करते चले जाएंगे टिल द डेट के भाई हम लोग इस पर अपनी कंक्लूजन ड्रॉ कर दें कि ये जो सैंपल है इसमें किसी भी किस्म की मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है इसकी। अब इसमें यही है कि अगर नई चीज हो रही तो उसकी रिप्लेसमेंट आइटम जो है ना उसके ऊपर वो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अच्छा, इसके इसके अलावा कुछ इस तरह भी हो सकती है कि वो मैनेजमेंट ये कह सकती है कि यार जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी थोड़ी देर पहले कि ऑडिटर ने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करना है उसका, उसमें डिफरेंट जो चेक्स हैं जो इशू किए हुए हैं मैनेजमेंट ने उनको वेरीफाई करना है कि वो ठीक है, उसकी बेस पर उसने सैंपल ड्रॉ किया, उसमें से एक नजर आया गया कि भाई एक चेक जो है ना वो वाइड हुआ हुआ है, ठीक है, वो कैंसिल हुआ हुआ है चेक प्रॉपरली। तो वो मैनेजमेंट कहते हैं ये तो चेक कैंसिल हुआ है, इसको आपने क्या टेस्ट परफॉर्म करना है। तो फिर डेफिनेटली जब आप ये कहेंगे कि भाई ये वाली ट्रांजेक्शन है ये वाइड होगी हुई है तो उसको मैं अपने पास डॉक्यूमेंट करूंगा, उसकी रिप्लेसमेंट आइटम में मैंने उसको मैनेजमेंट से रिक्वायर करना है कि ये आप मुझे डॉक्यूमेंट इसकी इन इन रिप्लेसमेंट में मुझे प्रोवाइड करें इसका। फिर उसके बाद अगर कोई मिसस्टेटमेंट नजर आती है, फिर उसके बाद कोई एक ऐसी ट्रांजेक्शन नजर आती है, आपको नजर आया कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली ये इस ट्रांजेक्शन को जिस प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए था उस पर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ मैनेजमेंट ने, आपने मैनेजमेंट को कहा कि इसको आप रेक्टिफाई करें कि ये एरर इसमें आइडेंटिफाई हुआ है। मैनेजमेंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये कह दे कि ठीक है आप ठीक कह रहे तो मैं इसको रेक्टिफाई कर लेता हूँ, दूसरी ऑप्शन हो सकती है वो रिफ्यूज कर दे कि मैंने इसको करेक्ट नहीं करना। व्हाट वुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द ऑडिटर? क्या अगर मैनेजमेंट ये कहती है कि ठीक है मैंने इसको करेक्ट नहीं करना, करेक्शन में तो मान गई ना कि ठीक है इसको करेक्ट कर देते हैं, जहां उसने कह दिया कि ठीक है हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने रिफ्यूज कर दिया टू पास द एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल्स। अब वो आपने एवेल्युएट करना है कि वो ट्रांजेक्शन जो है मटीरियल है या नहीं है। अब उसका एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, क्योंकि हमने जो 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 रिजल्ट्स परफॉर्म किए हैं, रिजल्ट्स एक्सटेंड किए हैं वो सैंपल के ऊपर किए हैं, नॉट द पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन में हमने सैंपल निकाली है उसके ऊपर हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं। अब आपको मिसस्टेटमेंट नजर आ गई, अब वो मिसस्टेटमेंट आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे ऑन द पॉपुलेशन कि देखेंगे कि अगर इस तरह की मिसस्टेटमेंट और भी हुई तो उनका क्वांटम कितना हो सकता है। अब उसको एवेल्युएट करेंगे, उसको फिर हमने कंपेयर करना है अपनी जो जो भी हमारी मटेरियलिटी लेवल्स हैं टू ड्रॉ द कंक्लूजन कि हमें ये कंक्लूड करने में हेल्प देती है कि नहीं कि इस तरह की मिसस्टेटमेंट अगर हो भी तो उन इन एग्रीगेट भी तो वो मिसस्टेटमेंट मेरे जो थ्रेशोल्ड लेवल को एक्सीड तो नहीं कर रही कहीं पर। अगर किसी किसी लेवल किसी स्टेज के ऊपर ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि जो मिसस्टेटमेंट्स हैं वो जो डिफाइंड थ्रेशोल्ड है उससे एक्सीड करती है तो फिर वो मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा कि इसको आपने रेक्टिफाई करना है, अदरवाइज वो बैलेंसेस क्या होंगे, मटीरियली मिसस्टेटेड होंगे। तो ऑडिटर्स के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ऑडिटर क्या करेगा फिर? मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया तो उसके पास ऑडिटर के पास ऑप्शन है, उसने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट भी कर दिया, हाई लेवल अथॉरिटीज को भी बता दिया विद इन ऑर्गेनाइजेशन, फिर भी वो रेक्टिफाई नहीं हुआ तो उसके बाद ऑडिटर एक लास्ट ऑप्शन बचती है कि वो उसको रिपोर्ट को क्या करे, अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर दे इसको। अब इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स है, इसी को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हमने चीज करनी।
मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड इन सैंपल। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि आपने ये देखना है कि मिसस्टेटमेंट इज अनोमली और नॉट। जब आप कहते हैं कि अनोमली है तो उसको आपको सबसे पहले मिसस्टेटमेंट वाले एलिमेंट से निकालना है और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसको प्रोजेक्ट करना है ओवर द रिमेनिंग पॉपुलेशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन है अनोमली है, आपने कहा यस, तो आप कहेंगे कि उस वाली आइटम को आप प्रोजेक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उससे आपके रिजल्ट क्या होंगे, ओवर स्टेट हो जाएंगे, तो आपको सैम्पलिंग रिस्क अराइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, आपकी जो भी नॉर्मली होगी आपको अपनी मिसस्टेटमेंट्स उसको एक्सक्लूड करना है। अब कहते हैं कि अनोमली नहीं है, इट इज एरर। तो अनोमली भी एक एरर ही है, लेकिन अनोमली क्या है कि इट इज नॉट अनोमली, इट इज द एरर टू कि वो जो ट्रांजेक्शन है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को कंप्लाई करते हुए नहीं जो ना डिजाइन की गई या इसको रिकॉर्ड किया गया। तो ऑडिटर क्या करेगा, उसके पास ऑप्शन थी कि वो उसको रेक्टिफाई, मैनेजमेंट को ऑप्शन थी कि रेक्टिफाई कर दे, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, ऑडिटर ने इसको देख लिया कि ये नॉर्मली नहीं है, तो उस सूरत में फिर अगर तो टीओसी है, अगर हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल की डेविएशन देख रहे हैं तो फिर देखेंगे कि जो जो टॉलरेबल रेट मैंने डिफाइन किया था एट द स्टार्ट कि मेरा जो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन ये होगा, तो जो मैंने रिजल्ट्स परफॉर्म किए हैं, जो मैंने रिजल्ट्स परफॉर्म किए ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसके रिजल्ट्स, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जितने मैंने कंट्रोल टेस्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल वो 5% डेविएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 10 कंट्रोल्स को, डिफरेंट कंट्रोल्स को टेस्ट किया, उसमें से जो है ना एक कंट्रोल जो है ना वो सर्कमवेंट हो गया, एक कंट्रोल जो है ना क्लाइंट ने उस पर इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ था या उसको कंप्लाई नहीं कर रही थी मैनेजमेंट, तो उसका जो रेट निकलेगा वो 10% निकल आया। अब जो मेरा टॉलरेबल रेट है वो भी 10% है, तो उसमें ऑडिटर ने ये देखना है कि जो टॉलरेबल रेट का जो एरर निकला है ये मेरी टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन से एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो एक्सीड कर रहा है तो डेफिनेटली ऑडिटर के पास स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको ये चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं कि आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपके ठीक नहीं है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पर आप रिलायंस नहीं प्लेस कर रहे। तो इस तरह से नहीं होगा कि आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल का सैंपल बढ़ा दें। वो कहता है आपने डेविएशन देखी है, डेविएशन के बाद आप कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई कंट्रोल्स इंप्लीमेंट नहीं है, तो पर आपको कहता है आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर के ऊपर चले जाएं। आप जब आप कहते हैं कि कंट्रोल से निकल के मैंने सब्सटेंटिव प्रोसीजर पर जाना है, तो अगेन आपके सैंपल साइज पर डेफिनेटली इसका इंपैक्ट आएगा। पहले तो आप शायद कंक्लूड करने जा रहे थे कि आपके कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, ठीक है, उसकी बेस पर आपने कहा कि कंट्रोल्स इस कदर इफेक्टिव है कि इसके ऊपर मैं अगर लिटिल एश्योरेंस भी ले लूं तो मेरा जो ना वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको कंक्लूड किया कि मेरे टीओसी इफेक्टिव नहीं है, तो मेरा जो जो डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस है वो डेफिनेटली क्या होगा, बढ़ेगा, कि मैंने जो ज़्यादा एश्योरेंस लेनी है, मॉडरेट पर जाऊंगा, मे भी शायद सब्सटेंशियल पर चला जाऊं, तो मेरा सैंपल साइज क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा उसको। तो इसमें सबसे पहले तो यही देखना है कि जब मैं प्रोजेक्ट करना है, मिस स्टेटमेंट आई है सामने, तो मिस स्टेटमेंट को मैंने देखना वो सैंपल में से था। तो अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो वहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ईजी हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल टोटल पॉपुलेशन की वैल्यू थी हमारे पास 25 मिलियन थी। हमने कहा कि ये जो फॉर एग्जाम्पल सेल है, सेल जो ना पूरे साल की 25 मिलियन की थी, हमने जो सैंपल सेलेक्ट किया वो 8 मिलियन का था। जितनी भी ट्रांजेक्शन थी, जो हमने एक सैंपल जो कंप्यूट किया, जो भी हमने डिजाइन किया सैंपल की कितना होगा, मे बी 50, 100, जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन थी उसकी 8 मिलियन की थी। अब 8 मिलियन के ऊपर मैं प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करूंगा, प्रोसीजर्स मैंने अप्लाई किए, प्रोसीजर मैंने परफॉर्म कर रहा हूं, तो उसमें मुझे नजर आया कि 5 लाख रुपए जो है ना वो मिसस्टेटेड है इन द बैलेंस, कि एक ट्रांजेक्शन में जो क्लाइंट ने रेवेन्यू बुक किया हुआ है 5 लाख ज्यादा बुक किया हुआ है, तो मिस स्टेटमेंट आ गई 5 लाख की। तो उसमें कहता है कि आपने प्रोजेक्शन कैसे करनी है, क्योंकि ये जो एरर निकला है 5 लाख का, ये 8 मिलियन में से निकला है कि 25 मिलियन में से निकला है, 8 मिलियन में से। तो आप हम उसमें स्कैनर कहता है कि आपने क्या करना है कि इसका रिलेटिव पोर्शन देखना है वो कितना है। तो इसमें क्या होगा कि हम 5 लाख को डिवाइड करेंगे 8 मिलियन के ऊपर, हमारे पास आ जाएगा कि ये परसेंटेज आ गई है एरर की इन द सैंपल साइज। अब इसको कहता है प्रोजेक्ट करें ओवर द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन थी 25 मिलियन की, तो उसको मैंने परफॉर्म किया, तो मेरे पास आ गया कि मेरी मिस स्टेटमेंट क्या होगी, इस पॉपुलेशन में शायद प्रोजेक्टेड इतना एरर हो सकता है। अब चूंकि ऑडिटर के पास ऑप्शन क्या थी शुरू में कि वो सैंपल ड्रॉ करना, उसने सैंपल ड्रॉ किया, एक उसका सिस्टमेटिक वे था उसका कैलकुलेशन का, डिजाइन करने का, फिर उसको उन ट्रांजेक्शंस को ड्रॉ करने का फ्रॉम पॉपुलेशन,
उन सैंपल आइटम्स के ऊपर प्रोसीजर्स परफॉर्म करने थे ऑडिटर ने, वो परफॉर्म किए, उसके बेस के ऊपर उसको रिजल्ट नजर आए, रिजल्ट्स को ओवरऑल पॉपुलेशन पर पॉपुलेट किया, उसको नजर आया कि 1.5 मिलियन प्रोजेक्टेड एरर हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ऑडिटर के पास क्या ऑप्शन है कि यहाँ पर क्या कंक्लूड कर दे कि ये जो एरिया है फॉर एग्जाम्पल सेल्स का है ये मटीरियल मिसस्टेटेड नहीं है। अब उसको इवेल्युएट कैसे करेगा कि ये तो आ गया प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, इसको कंपेयर करना है विद द सर्टेन थ्रेशोल्ड। वो थ्रेशोल्ड क्या है? वो सबसे पहले जो ना हमने डिटरमाइन किया था टॉलरेबल एरर, उसके साथ कंपेयर करेगा कि मेरा टॉलरेबल एरर कितना था। टॉलरेबल एरर से अगर तो ये एरर नीचे होगा तो फिर तो ऑडिटर कह सकता है कि भाई ये चूंकि एरर से बिलो है, सब्सटेंशियली बिलो है, या फिर इसमें कोई फर्दर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो वो मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा इसको। तो इसकी बेस के ऊपर उसने कंक्लूड करना है कि अगर तो ये एरर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो टॉलरेबल एरर उसे एक्सीड कर देगा, तो उसके बाद ऑडिटर मैनेजमेंट को कहेगा इसको आप रेक्टिफाई करें, आइडेंटिफाई करें एरर्स को, उनको आप रेक्टिफाई करें। और उसके बाद अगर मैनेजमेंट फिर भी कहती है कि नहीं हमने इसको रेक्टिफाई नहीं करना, तो ऑडिटर के पास जो ऑप्शन होगी वो यही है कि अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर दे। कुछ अदर एग्जांपल्स हैं, कुछ दो तीन केस स्टडी है, थोड़ा सा जो ना वो आप लोगों की अटेंशन रिक्वायर्ड होगी इसमें। अब ये बेसिकली एक छोटी सी एक पॉपुलेशन, छोटा सा एक हाइपोथेटिकल नंबर्स जो है ना वो कैलकुलेट किए कि सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन तो ये आ गई 24 मिलियन की। 24 मिलियन का टोटल पॉपुलेशन है उसकी, 24 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन है। हमने अब सैंपल निकालना है कि भाई कैसे जो है ना वो सैंपल ड्रॉ करें। अब ऑडिटर ने क्या किया, एक अकाउंट हेड लेवल मटेरियलिटी डिटरमाइन कर ली। हमने शुरू में बात की थी कि टॉलरेबल एरर इज इक्वल टू मे बी इज इक्वल टू परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, या फिर ऑडिटर क्या करेगा एक और लेवल सेट कर ले। अब इसमें हमने सेट कर लिया कि इसमें ऑडिटर ने कोई और लेवल सेट किया है कि इस वैल्यू से अबव वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी मैंने उनको सेलेक्ट करना है, हाई वैल्यू आइटम को सेलेक्ट कर लिया। तो ये मटेरियल आइटम का जिक्र कर दिया उसने कि मटेरियल आइटम जो है पॉपुलेशन में उनकी वैल्यू कितनी है। हमने कहा 2.2 मिलियन है, इनको तो आपने 100% टेस्ट करना है। मतलब एक अप्रोच सेट कर रहे हैं ना कि आपकी अप्रोच क्या है, उस अप्रोच में हमने सेट किया कि भाई आपने इसको पॉपुलेशन को 100% टेस्ट करना है, ठीक है। अब टोटल पॉपुलेशन तो 34 मिलियन थी, हमने सेलेक्ट किया है 2.2 मिलियन, तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पॉपुलेशन दैट द 31 मिलियन। अब 31 मिलियन के ऊपर मैं क्या करूंगा, अपने सैम्पलिंग जो मेथड्स हैं उनको अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद जितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स निकलेंगी उनको मैंने क्या करना है, उसको ड्रॉ करना है, उसके ऊपर मैंने टेस्ट परफॉर्म करना है। वो देखा कि मेरा जो सैंपल निकाला है, जो भी सैंपल ड्रॉ किया है मैंने, उस सैंपल की वैल्यू कितनी बनती है, वो मैंने कह दिया ये 18 लाख बनती है। 1.8 मिलियन है, 1.8 मिलियन फॉर द सैंपल आइटम्स। तो टोटल जो मैं टेस्ट परफॉर्म करने जा रहा हूं इस पॉपुलेशन के ऊपर वो है 4 मिलियन का, ठीक है। अब मैंने प्रोसीजर परफॉर्म करने इस पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। अब मैंने रिजल्ट्स, अब नेक्स्ट ऑडिटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब ऑडिटर ने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, ऑडिटर्स ने प्रोसीजर परफॉर्म किए, तो उसके बाद उसने क्या कंक्लूड किया, उसने देखा कि जो मटेरियल आइटम मैंने सिलेक्ट की थी, मटेरियल आइटम मैंने जो सिलेक्ट की थी वो 2.2 मिलियन की वैल्यू बनती है। 10,000 की एक मिस स्टेटमेंट नजर आ रही है मुझे। पॉपुलेशन रिकॉर्डेड थी 2247, जब मैंने ऑडिट किया तो उसकी वैल्यू बन रही है 2237। 10,000 का एक एरर नजर आ रहा है, ऑडिटर ने इसको नोट डाउन कर लिया कि ये 10,000 का एक एरर आ गया ऑन द मटेरियल आइटम। फिर उसके बाद आ गया सैंपल आइटम, जो एक पॉपुलेशन में जिसमें सैंपल में सैम्पलिंग लगा कर सैंपल निकाला उसका, उसमें देखा कि मेरे पास वैल्यू थी उसकी 1837 की। जब मैंने उसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म किए तो उसका जो ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो रही है वो है 1806 की, तो 30,000 की एक मिसस्टेटमेंट आ गई। तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन में 34 के इक्विवेलेंट 40,000 का एरर नजर आ रहा है मुझे कि 40,000 तक का एरर इसमें है इसका। अब अगेन जो मैं एरर आइडेंटिफाई किए हैं ये पॉपुलेशन के लिए हैं कि सैंपल के लिए थे, जो सैंपल में निकाला उसमें से मुझे आइडेंटिफाई हुआ। अब मुझे इसको क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है पॉपुलेशन के ऊपर। तो अच्छा, जो सबसे पहली जो लाइन आइटम है, जो 10,000 मिसस्टेटमेंट निकली है, क्या इसको प्रोजेक्ट करने की जरूरत है?
क्या इसको प्रोजेक्ट करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैंने क्या किया, 100% टेस्ट कर ली। जो रिमेनिंग पॉपुलेशन मैंने जिसमें से निकाली है, जिसमें कहा है कि 30,000 का मेरा इसमें एरर निकल रहा है, उसको मैंने प्रोजेक्ट करना है 31 के ऊपर। तो फिर उसके बाद मैं इन दोनों रिजल्ट्स को, जो यहां पर प्रोजेक्ट करने के बाद रिजल्ट आएगा प्लस 10,000, दोनों को क्लब करूंगा, कहूंगा कि इस अकाउंट हेड का मेरा क्या निकल रहा है, एरर कितना है इसका, उसको मैंने कंपेयर करना विद माई परफॉर्मेंस मटेरियलिटी या टॉलरेबल एरर, जो भी मैंने डिफाइन किया हुआ। अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द प्रोजेक्टेड एरर इन टोटल पॉपुलेशन इफ मैनेजमेंट रेक्टिफाइज ऑल आइडेंटिफाइड एरर। अगर मैनेजमेंट ये कहती है, एग्री कर देती है कि ठीक है, ये 30,000 का भी एरर आप ठीक कर दो, 10,000 का भी एरर हम ठीक कर देते हैं, 40,000 का एरर नहीं रहा, तो क्या अब उसके बाद कोई प्रोजेक्टेड एरर उसमें रहेगा? एनीवन? एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ये जो हमने मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की है, इन सैंपल की है। अब इस तरह की पता नहीं और कितने एरर्स जो ना पॉपुलेशन में रिमेनिंग में हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट ने तो वो चीज एग्री की है आपके साथ जो आइडेंटिफाई हुआ है, जो आइडेंटिफाई नहीं हुआ वो, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस एरर को प्रोजेक्ट करेंगे, पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड एरर निकलेगा, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये जो मैनेजमेंट ने रेक्टिफाई कर दिया है। जब मैनेजमेंट ने रेक्टिफाई कर इसको लेस कर देंगे, तो फिर आपको एडजस्टेड प्रोजेक्टेड एरर आ जाएगा, उसको फिर आप कंपेयर करेंगे विद योर परफॉर्मेंस। कौन सर? एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि इसके यहां पर अगर मैनेजमेंट ठीक कर देती है, करेक्ट करती है, तो इसका प्रोजेक्टेड एरर की वैल्यू क्या बनती है इसकी? एनीवन कैलकुलेट्स? कितना निकला आपका आपका रिजल्ट? 522,000 निकला। तो अभी हमने कहा कि ये जो एरर आइडेंटिफाई हुआ है, इसकी बेस के ऊपर आपका जो एरर निकला है, कितना कितना आ गया प्रोजेक्टेड एरर? 522,000 का वो आ गया। अब मैनेजमेंट ये कहती है कि ये 40,000 को रेक्टिफाई कर दो, या मैनेजमेंट इसको रेक्टिफाई कर दिया इसको अपनी बुक्स में, तो फिर प्रोजेक्टेड एरर कितना हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 522 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो मैनेजमेंट ने रेक्टिफाई कर दिया, बाकी हम कहेंगे कि ये एरर क्या है इसका, वो अनआइडेंटिफाइड इसका वो एरर आ जाएगी इसमें। इसी एग्जाम्पल को फर्दर थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। एक थर्ड सिनेरियो है कि मैनेजमेंट अगर कोई भी एरर जो है ना और उसको करेक्ट नहीं करती, तो फिर तो डेफिनेटली जो भी आपने अभी एरर निकाला वही उसका वो आ जाएगा। फिर उसके बाद ये एक फोर्थ सिनेरियो है, ये देखिएगा जरा। अच्छा, ये फोर्थ वन जो है वो वही सिनेरियो है जो हमने डिस्कस किया था कि एबीसी एक पर्सन है जिसका रेवेन्यू बुक होना चाहिए था, XYZ का बुक होना चाहिए था, बुक उन्होंने एबीसी का कर लिया। चाहे वो एबीसी का रेवेन्यू हो चाहे XYZ का, रहना उसने क्या किस पॉपुलेशन में ही है, इसी पॉपुलेशन में ही है। तो ये क्या आ गई, एक अनोमली आ गई, तो उसको हम क्या कर आइडेंटिफाई कर लेंगे, और प्रोजेक्ट करने से पहले उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग उसको एरर्स को प्रोजेक्ट करेंगे। ऑडिट सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी डॉक्यूमेंटेशन में वो जो बातें हमने की हैं, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे। उसको डॉक्यूमेंट किस तरह से होगा, कोई भी पर्सन किसी तरह भी इसको टेलर कर सकता है, लेकिन जो एलिमेंट्स इसके अंदर कवर होने चाहिए वो यही है कि सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी आपकी क्या थी, बेसिस उसकी क्या ही क्या है,
टॉलरेबल रेट क्या थे या एरर उसमें क्या है, बेसिस ऑफ सैंपल सिलेक्शन क्या थी, टूल यूज किया है कोई आपने या नहीं किया उसका, कोई और कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस आपको लगती है कि इसमें हमें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, तो वो डेफिनेटली इसमें आप डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे। अच्छा अभी ये वाला जो ये है कि क्यूसीआर वाले जो आके क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले जरा जो अदर डॉक्यूमेंट है उसको देख लें जरा, एक्सक्यूज मी, जो एक्सेल वाली फाइल होगी वो ओपन कीजिएगा। अच्छा ये एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट है जो प्लानिंग स्टेज पे डेफिनेटली आपने डिफाइन करना है कि क्या आपकी जो भी हमने डिस्कस किया अभी, क्या आपका आपकी मटेरियलिटी का मेथोडोलॉजी क्या, सॉरी सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी आपकी क्या होगी, सैंपल कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका टॉलरेबल एरर जो है ना वो रेट उसका वो क्या होगा, वो ईच एंड एवरीथिंग आप डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे। जैसे आपने क्या कह दिया कि सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी आपकी क्या मे बी शायद मल्टी यूनिट सैम्पलिंग है, रैंडम है, या जो भी इन कॉम्बिनेशन में आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे। आपने बेसिस बतानी है कि आपने ये क्यों चूज़ किया उसका, आप ज़्यादा इंक्लाइंड है कि हम लोग हाई वैल्यू आइटम्स के ऊपर या वैल्यू वेटेड ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी, या फिर कोई और टूल या नेटवर्क का या कोई भी चीज़ है जो आप समझते हैं कि ये टूल हम लोग यूज़ करेंगे, उस टूल के अंदर जो चीज़ बताई हुई है कि ये टूल के अंदर बेसिकली जो मेथोडोलॉजी है इसको यूज़ की, उसको आपने डॉक्यूमेंट करना उसका। नेक्स्ट आइए, नीचे आइएगा। उसके बाद बेसिस ऑफ सैंपल का क्या है कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल आपके क्या होंगे, ठीक है। मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस सूरत में फिर आप क्या चीज़ टेस्ट कर रहे होंगे। अगर आप ये समझते हैं कि एक थ्रेशोल्ड से अबव ट्रांजेक्शन को आपने स्पेसिफिकली जो है ना वो टेस्ट करना है, तो उसको भी आपने डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे। अगर आप कहते हैं कि इससे बिलो पर चलेंगे तो उस सूरत में फिर आपने मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग या व्हाट्सएवर जो भी मेथड्स हैं उनको आप यूज़ करेंगे। तो जो भी आपने डिस्कस वो किया है, जो भी चीज़ प्लान करेंगे, जैसे भी आपने सैम्पलिंग ड्रॉ करनी है, ईच एंड एवरीथिंग क्या करेंगे उसको हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे। नेक्स्ट शीट भी आइएगा इसके साथ। ये जो अभी अभी तक हमने जो डिस्कस किया है कि जो सैंपल साइज है उसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी, उस सैंपल साइज के बाद जो एरर आइडेंटिफाई होंगे उसको हम लोग प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, तो उसकी एक छोटी सी एक जो है ना वो एक एक्सेल फाइल जो है ना वो बनाई है ताकि इसकी अंडरस्टैंड करना थोड़ा ईजी हो जाए। सबसे पहले तो हम लोग मटीरियलिटी लेवल्स जो है ना डिटरमिन जो हमने किए हुए हैं, जो अभी जो है ना वो कुछ देर बाद एक डिटेल इस पर प्रेजेंटेशन भी है सारे नाम की, वो आपको बता रहे होंगे इसमें। तो जो भी मटेरियलिटी आपने सेट की है वो यहाँ पर आप उसको बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल मटेरियलिटी क्या थी आपकी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आप क्या लेवल सेट कर रहे हैं, अकाउंट हेड लेवल जो है वो क्या होगा, ट्रिवियल अमाउंट क्या होगी, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन आप का क्या है, वो सारी चीज़ें आप बता रहे होंगे। फिर आप ये चीज़ बता रहे होंगे कि सैंपल साइज फॉर द कंट्रोल के लिए वो क्या होगा, उनको आप इवेल्युएट कैसे कर रहे होंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। जैसे अभी यहाँ पर ये चीज़ है कि सैंपल साइज फॉर टीओसी ने सेट की 15 ट्रांजेक्शन, ठीक है। एक हमें कंट्रोल जो है ना वो कंप्लाई नहीं मिला, तो हमने देखा कि जो रेट ऑफ डेविएशन निकला वो 6.67% निकला। हमने जो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन जो शुरू में डिफाइन किया था वो 10 था, हमने ये कंक्लूड किया कंट्रोल्स के क्या है वो इफेक्टिव हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे सैंपल साइज में इस पे जो हमने डिटरमिन किया था हम उसी के साथ ही आगे लेके चल रहे होंगे। अगर तो ये डेविएशन एक्सीड कर जाती तो फिर डेफिनेटली मुझे अपना सैंपल साइज को रीकम्प्यूट करना पड़ जाना था, क्योंकि मेरी सब्सटेंशियल या मॉडरेट जो लेवल ऑफ एश्योरेंस है वो बढ़ जानी थी कि मुझे अब ज़्यादा एश्योरेंस रिक्वायर्ड थी। नीचे आइएगा। अब ये है आर फैक्टर का टेबल, जो बेसिकली जो आई कैप का ऑडिट प्रैक्टिस मैनुअल है उसके अंदर इसने इसको बताया हुआ है डिटेल में कि आपका जो डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या है, शुरू में आप डिफाइन कर देंगे। अब सब्सटेंशियल एश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, मॉडरेट है, या जो ना लिटिल एश्योरेंस लेनी है आपने। साथ में वो कहता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पॉपुलेशन में एरर्स आइडेंटिफाई होंगे या नहीं होंगे। आप कहते हैं नहीं होंगे तो उस वक्त में वैल्यूज कुछ और हैं उसकी आर फैक्टर की,
आप कहते हैं नहीं एरर्स कुछ होंगे, तो उस सूरत में क्या उसकी वैल्यू कुछ और है। तो जैसे ही आप डिटरमिन करेंगे इन दोनों कॉलम में से, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर जो कॉलम है उसकी बेस पर आपका सैंपल साइज ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा। तो मटेरियलिटी फैक्टर ने मल्टीप्लाई होना है डायरेक्टली। ये जो फॉर्मूला आ रहा है पॉपुलेशन डिवाइड बाय टॉलरेबल एरर इनटू द रिलायबिलिटी फैक्टर, रिलायबिलिटी फैक्टर चेंज हुआ, अगर वैल्यू 6 आ गई तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो जाएंगी आपकी, बढ़ जाएंगी, सैंपल साइज बढ़ जाएगा उसका। तो सेम इसी तरह ही जो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दी हुई है कि रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या है, मॉडरेट है, हम लोग जो एरर एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यू या कोई भी नहीं है, तो उस सूरत में मैंने मॉडरेट था तो उस सूरत में कोई एरर एक्सपेक्टेड नहीं है या फ्यू था, तो जो रिलायबिलिटी फैक्टर टेबल के अंदर वैल्यू आ रही है 2.3 इसकी वैल्यू आ रही है इसकी। तो टॉलरेबल एरर मैंने डिफाइन कर दिया टॉप पे, वो 2.9 था। पॉपुलेशन मेरे पास आ गई 99 की, सॉरी पॉपुलेशन आ गई 34 मिलियन की, और मेरे पास सैंपल यूनिट आ गया 992 यूनिट्स उसके वो आ गए। अब उसमें यही कहता है कि कॉम्पिटिशन सैंपल साइज क्या होगा, स्टेट एक अर्थमेटिक फार्मूला ही है, पॉपुलेशन को डिवाइड करना टॉलरेबल एरर से, मल्टीप्लाई कर देंगे आर फैक्टर, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई कि 26.93, तो उसको मैंने राउंड अप कर दिया, तो 27 ट्रांजेक्शन मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। फिर अगेन उसी तरह कुछ गाइडेंस होगी कि भाई किस तरह से आपने करनी है। आपने थ्रेशोल्ड सेट कर लिया कि 85,000 से अबव वाली ट्रांजेक्शन आप सेलेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू ये बनती है, जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू कितनी बनती है, वो 31 मिलियन की, उसमें से आप सैंपल ड्रॉ कर रहे होंगे। आपने देखा कि जो हाई वैल्यू आइटम है उनको आपने लैदा कर दिया, जो रिमेनिंग पॉपुलेशन थी उनमें से आप क्या करने जा रहे हैं, आप सैंपल ड्रॉ करने जा रहे हैं। टोटल में ट्रांजेक्शन निकली थी 27, 16 ट्रांजेक्शन तो मैंने हाई वैल्यू सेलेक्ट कर ली, बाकी बच गई 11 ट्रांजेक्शन। उन 11 ट्रांजेक्शन को मैंने क्या करना है, रिमेनिंग पॉपुलेशन में से मैंने ड्रॉ करनी है, सैंपल ड्रॉ करना है। तो उसमें अगर मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसमें सैंपल इंटरवल उसने बता दिया कि सैंपल इंटरवल इन टर्म ऑफ वैल्यू क्या बनती है, कि एवरी ट्रांजेक्शन जिसकी वैल्यू 2.9 मिलियन बनती है वो हम उठा लेंगे। अगर यही सिस्टमेटिक होती तो उस सूरत में फिर यही होता कि ये 976 डिवाइड बाई 11 करते, तो वो वाली nth नंबर ट्रांजेक्शन को हम लोग सिलेक्ट कर रहे होते। जो भी हमने सैम्पलिंग मेथड यूज करना है उसको हमें डॉक्यूमेंट करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। फिर आगे एप्लीकेशन हमने टीओडी परफॉर्म किए, फिर उसके बाद हमें कुछ एरर निकले, ये कुछ केसेस डिफाइन किए उसके। अगेन वही जो हम अभी एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि पॉपुलेशन हमारी क्या है, हमारी जो है ना वो सैंपल जो ड्रॉ किया उसका वो क्या था, हमने रिजल्ट्स निकले तो उसमें कोई एरर निकला या नहीं निकला। हमने पहले एक केस में कहा कि कोई एरर नहीं निकला, तो इसका मतलब ये सेटिस्फैक्टरली ऑडिट परफॉर्म। अब नेक्स्ट केस के अंदर क्या है कि हमें सैंपल के अंदर एरर निकला 30,000 का, हमें जो जो 60 ट्रांजेक्शन थी उसमें हमें 10,000 का जो है ना एरर आइडेंटिफाई हुआ। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, बस एक यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्शन ऑफ एरर जो आइडेंटिफाई की कि वो क्या है, 10,000 डिवाइडेड बाय सैंपल मल्टीप्लाई बाय जो पॉपुलेशन थी वो आ गई 522,000 का, जो हमारे पास एक जो ना प्रोजेक्टेड एरर आ गया। अब उसके बाद सिनेरियोस क्या है, यही है कि अगर एरर आइडेंटिफाई हुआ है, मैनेजमेंट रेक्टिफाई करती है या नहीं करती। मैनेजमेंट रेक्टिफाई करती है, पार्शल रेक्टिफाई करती है, मैनेजमेंट यहाँ तो कुछ भी रेक्टिफाई नहीं करती। तो उस सूरत में ये प्रोजेक्टेड एरर्स कैसे आ जाएंगे। अब इसमें हमने कहा कि जो कुछ एरर हमें आइडेंटिफाई हुए, मैनेजमेंट ये तो एग्री हो गई कि 30,000 को तो रेक्टिफाई करने के लिए कहती है एग्रीड है, 10,000 कह रही है कि वो डिस्प्यूटेड है, उसको रेक्टिफाई नहीं करना। उस सूरत में फिर कहता है कि आपकी जो जो ये प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन एरर है वो कितना बनता है। प्रोजेक्टेड एरर आपने निकाला 522,000 का, जो मैनेजमेंट ने रेक्टिफाई कर दिया है वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो मैनेजमेंट जो रेक्टिफाई नहीं कर रही वो उसने कहा 10,000 का है, तो हमने एक वैल्यू निकाली 502 की, जो कि टोटल पॉपुलेशन का एक एरर आइडेंटिफाई होता है। इसको फिर कंपेयर करेंगे विद, स्क्रॉल डाउन कीजिए थोड़ा सा, कि हमारा टॉलरेबल एरर कितना है, और हमने कहा कि ये हमारी टॉलरेबल एरर से काफ़ी वैल्यू नीचे आती है, तो इसलिए क्या इसमें फर्दर कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है फ्रॉम द ऑडिटर। तो ये हेड सेटिस्फैक्टरली कंक्लूडेड, तो फिर उसका काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उस फाइल में वापस आइएगा, एक दूसरी एक्स फाइल होगी एक और। अच्छा ये वैसे ही एक जो ट्रेड डेट से रिलेटेड एक एरिया है, जो हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, साथ में जो दूसरों को भी चीज़ आ रही होती है कि किस तरह से डिफरेंट वो एरियाज का हो सकता है।
जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वैल्यूएटेड सिलेक्शन हो सकती है कि एक खास थ्रेशोल्ड से अबव वाली ट्रांजेक्शन को आप सिलेक्ट कर लो। तो उसमें क्या किया कि डिफरेंट जो लेवल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड डेट्स को वेरीफाई करना है, क्लोजिंग बैलेंस को, मैंने कहा कि अबव मटेरियलिटी वाले देख लो कि वो कौन से बनती हैं। स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा जरा, स्लोली स्लोली। बिलो मटेरियलिटी बट अबव परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, वो कितनी ट्रांजेक्शन हैं। फिर बिलो मटेरियलिटी बट सॉरी, बिलो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और अबव ट्रिवियलिटी वो कितनी है, मोर स्क्रॉल कीजिएगा, और ट्रिवियलिटी से बिलो कितनी है। ताकि जो है ना वो ईच जो हम लोग डाटा को स्टार्टिफाई कर रहे हैं, तो स्टार्टिफाई करते वक्त ईच जो सब यूनिट है उनमें से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन सेलेक्ट कर रहे हो। तो ये कोई भी एक मेथड है, जो भी आप डिवाइस करना चाहें, जिस तरह से भी करना चाहें, जो भी चीज डिफाइन करेंगे उसको हमें क्या करना है, वेल डॉक्यूमेंट करना है कि हमने ये हमारी अप्रोच इस पर क्या रही थी। प्रेजेंटेशन में वापस आइएगा जरा। यहां तक ऑल क्लियर है? अभी तक हमने जो चीज डिस्कस, जी सर। सर उसमें अगर ये एरर से ज़्यादा होता तो उसमें स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप मैनेजमेंट को कहें कि ये एरर की ना रीज़न या उसकी ना लॉजिक जो ना वो आइडेंटिफाई करे क्या है। अगर तो वो आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर देती है तो फिर ऑडिटर्स के पास अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू इसको वेरीफाई करना है, जिसमें स्टैंडर्ड ने चीज़ बताई है। जी, वो उसको अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर एक्सटेंड करेगा अगर मैनेजमेंट कहती है कि नहीं, ये हमने रेक्टिफाई कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग इज रेक्टिफाइड एंड इज सो ऑन। तो फिर उस सूरत में फिर क्या, ऑडिटर्स ने अदर प्रोसीजर परफॉर्म करने जो स्टैंडर्ड्स में वो कह रहा था उसमें। अदर मेथड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस, आप कैसे अश्योर होंगे ये चीज़ है। अदरवाइज आपके पास टूल आ गया कि ये चीज़ मटीरियली मिसस्टेट करती है इसकी, और उस सूरत में फिर क्या है कि आप ऑडिटर्स को कहेंगे और मैनेजमेंट को कहेंगे इसको रेक्टिफाई और करे जो भी एरर्स वो निकली थी चीज़। नहीं, उसमें फिर यही है ना कि फिर उसको थोड़ा सा प्रोसीजर्स एक्सटेंड करने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू द, चूंकि देखें पहले अगर फॉर एग्जांपल उसकी एश्योरेंस ही लिटिल थी या मॉडरेट थी, तो डेफिनेटली अब उसको क्या करना पड़ेगा, सैंपल साइज को और बढ़ाना पड़ेगा उसको। तो जहां उसने लेवल ऑफ एश्योरेंस मॉडरेट रखा था उसको सब्सटेंशियल करना पड़ेगा, सैंपल साइज बढ़ जाएगा उसका, और मोर वर्क उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट ये क्लेम करती है कि हमने रेक्टिफाई कर दिया, कोई एरर और फर्दर नहीं है उसकी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अदरवाइज फिर लास्ट ऑप्शन तो ऑडिटर के पास यही है कि रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दे इसकी। जैसे देखिए सर कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि एक एरर आइडेंटिफाई हुआ है थ्रू ट्रांजेक्शंस, आपके पास अदर मीन्स है फॉर एग्जांपल सेल्स की कंप्लीटनेस वेरीफाई करने के, आपने अदर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए, वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपकी सेल जो है ना वो फुली रिकॉर्डेड वो है। ये इट इज जस्ट अबाउट द जो आपको जो सैंपल सेलेक्ट हुआ उसी में ही एरर आइडेंटिफाई हुआ था। जो आपके अदर प्रोसीजर होंगे, एनालिटिकल हो गए, जो आपने अदर वेरीफाई किए हैं कंप्लीट ऑफ सेल से रिलेटेड, या फिर आपने सेल्स ट्रांजेक्शन का वेरीफाई की है, या कोई और रेगुलेटरी जो डॉक्यूमेंट है जो कहीं सबमिशन होती है, या कोई और सोर्सेज हैं जो आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी सेल क्या होगी, वहां से भी आपको एक कंफर्ट मिल रहा होगा कि इसमें एरर के चांसेस हैं या नहीं है। सर उसमें ये कह रहा हूँ ना कि जो आप एक एरर आइडेंटिफाई हो गया, मैनेजमेंट ये क्लेम करती है कि
ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड नाउ, तो ये प्रोजेक्टेड एरर आपने वैल्यूएट करने हैं इसके। तो उसमें आपके पास अदर प्रोसीजर्स डेफिनेटली आप साथ साथ उसको परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर आपने परफॉर्म किए, सेल्स की कंप्लीटनेस रिलेटेड आपने लगाया उसमें टेस्ट, सेल्स टू सेल टैक्स रिटर्न की जो डेफिनेटली आपने उसकी भी वो चेक की, उसकी आपने क्वांटिटेटिव अकाउंट्स जो है ना वो बनाए थे, उसमें आपने देखा था कि सेल कितनी वैल्यू की उसकी आ रही है, आपने वहां से एक जो है ना वो एक एनालिटिकल एक निकाला कि आपकी एवरेज प्राइस क्या चल रही है, उसकी बेस के ऊपर आपने एक प्राइस सेट की है इसकी। अदर मीन्स भी आपको सजेस्ट कर रहे होंगे कि जो मैनेजमेंट क्लेम कर रही है उसको वो कन्फर्म कर रही है या नहीं कर रही इसकी। Yes. I, QCR I, I, you know, otherwise it's satisfied. Yes, सर उसमें जी जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो भी हम इसके बाद प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ना, कि हम लोग सेटिस्फाइड कैसे हुए, कौन कौन से एडिशनल प्रोसीजर्स मैंने इसके बाद परफॉर्म किया, उसको मैं डॉक्यूमेंट करना है, उसके रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंट करना है मुझे, उसमें बताना है कि मैं कैसे सेटिस्फाई हुआ कि ये मटेरियली मिसस्टेटेड बैलेंसेस थे या नहीं थे। ईच एंड एवरी प्रोसीजर जो भी प्रोसीजर मैं डिस्कस किए हैं उनको फिर डॉक्यूमेंट करके वहां से आगे फिर लेके चलना पड़ेगा उसको। satisfy yours और उसको डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो सबके लिए बस लास्ट ये ठीक है। माइक दीजिएगा जरा। अच्छा ठीक। अच्छा ये कुछ क्वैब की जो ऑब्जर्वेशन थी, जो ये हमने डॉक्यूमेंट जो भी हमने डिस्कस किया है उन्हीं को ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी एड्रेस किया है कि ये चीज़ प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सैंपल साइज वर नॉट डॉक्यूमेंटेड, जो आइजा रिक्वायर्ड करते हैं उसका। फिर उसके बाद जो सिलेक्शन की गई थी वो ख़ास एक थ्रेशोल्ड स्पेसिफिक मंथ या थ्रेशोल्ड वैल्यू को सिलेक्ट किया गया था, रेस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन थी उनको टेस्ट नहीं किया गया। इसी तरह जो है ना वो जो हमने सैंपल सेलेक्ट कर लिए हैं, फॉर एग्जांपल 100 ट्रांजेक्शन हमने सेलेक्ट बात की थी, तो 100 की 100 ट्रांजेक्शन पर हमने प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए। या फिर फॉर एग्जांपल हमने अगर 10 पार्टीज को कंफर्मेशन भेजी थी डेटर्स में, तो हमने 7 को तो हमने वेरीफाई कर लिया थ्रू कंफर्मेशन या अल्टरनेट प्रोसीजर, 3 के ऊपर नहीं किया। तो वो चीज़ ये कह रहा है कि आप जितने भी जो भी सैंपल आपका सिलेक्ट होता है उसको सबका आप प्रोसीजर परफॉर्म करें। फिर इसी तरह जो जेई टेस्टिंग के लिए वो कहता है कि जो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट या जस्टिफिकेशन फॉर सैंपल ट्रांजिशन वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट इसको नहीं किया गया था। तो जो भी हमने डिस्कस किया है, जो भी चीज़ हमने वो देखी है इसको, वो ईच एंड एवरी स्टेप पर बेसिकली यही रिक्वायर कर रहे हैं कि आप इनको क्या करें, डॉक्यूमेंट करें। चाहे वो सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी हो, सैंपल जो साइज कंप्यूट किया उसके बाद फुल्ली उसमें प्रोसीजर्स की परफॉर्मेंस उसकी आती है इसकी, और एंड एक्स्ट्रा। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन फॉर द ऑडिट सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी। किसी का कोई क्वेश्चन हो, आई एम हियर। Okay, if anyone have any questions, you can raise your hands, then he can answer this. You have only 5 minutes. We have other stations too. If anyone from other station, from Lahore, from Karachi, Peshawar, Gujranwala, Sialkot, Multan, we have Faisalabad. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I guess someone is speaking from ID team. Can you please check who is speaking from which station? No queries? Okay. Thank you so much, sir. It's done. Someone- from Gujranwala. Okay. You can ask your question. मैम सैम्पलिंग में जब हम एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उसमें ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं,
लाइक हमने सेल का एरिया सेलेक्ट किया, उसमें 100 ट्रांजेक्शन पे हमने सैंपल परफॉर्म किया, उसमें जो प्रोसीजर परफॉर्म किया उसकी इनवॉइसेस GRN सब वो देखा, तो वो उसका सारी जो सैंपल 100 ट्रांजेक्शन है तो उन सबको डॉक्यूमेंट करना है, मतलब उसकी ये वर्क चेन को डॉक्यूमेंट करना है या जो काम हमने परफॉर्म किया है सिर्फ वही डॉक्यूमेंट करना है? जी इसमें ना सबसे पहले तो उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है। अगर हम सेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं और उसमें हमने ये चीज़ देखी, हमने कंप्लीटनेस को वेरीफाई करना है, इसकी हमने इनवॉइस टेस्टिंग जो ना वॉक थ्रू कर रहे हैं, या कट ऑफ के लिए हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो कौन सा ट्रांसलेट किया है। तो जो भी हमने प्रोसीजर, जो भी एरिया, जो भी एजर्शंस को वेरीफाई करना है हमने, तो डेफिनेटली उसको एड्रेस करने के लिए जो जो भी स्टेप आप परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो सेल इनवॉइस है, फिर आपने गेट पासिस को देखना है, या व्हाट्सएप जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो वो डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है टू वेरीफाई द ट्रांजेक्शन। सर वो फिर बहुत ज्यादा मैसी नहीं हो जाएगी फाइल अगर आप हमने 100 का सिलेक्शन है? आपने सेलेक्ट किया सैंपल की, तो फिर 100 की 100 ही करेंगे। थैंक यू सर। Thank you so much, sir, Zainul Afrin, for breaking down the complexities of audit sampling into such practical insights. Your session was not only informative, but also truly engaging. Let's give him a huge round of applause once again, my dear audience.